चलिए तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग कल तक क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल तक के सेशन में अपना ITR 1 शुरू किया था। ITR 1 में हमने आपको ये बताया था कि इसका नाम होता है सहज, और इसमें तीन तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। पहली इनकम होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। दूसरी इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि एक मकान मालिक अपने मकान को किराए पे उठा करके जो पैसा कमाता है, उस पैसे पर भी टैक्स लगता है, और वो पैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। और तीसरी इनकम भी टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कहीं नहीं आया वो यहीं आया। इसका मतलब ये है कि जितनी भी तरह की इनकम है जो कि सैलरी में नहीं आई, जो कि पेंशन में, जो कि आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आई, या जो कि कैपिटल गेन में नहीं आई, या जो कि बिजनेस इनकम में नहीं आई, वो सारी इनकम कहाँ पर आएगी? वो सारी इनकम अदर सोर्स में आकर के टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक हो गई बात। तो अब हम लोग आज इस अदर सोर्सेज के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। ये एक रेजिडुअल टॉपिक है। रेजिडुअल सेक्शन, रेजिडुअल टॉपिक का मतलब ये होता है कि आखिरी में बचा कुचा, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, इन्फिनिटी तक आप किसी भी इनकम को यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं। हर तरह की इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। ठीक हो गई बात। अब कितनी ऐसी इनकम है जो कि अभी तक स्पेसिफाइड है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको आगे के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो इनकम इसमें टैक्सेबल होती है वो है ब्याज मिला। किसी आम आदमी को ब्याज दो तरह से मिलता है। या तो उसका सेविंग का इंटरेस्ट होता है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने की वजह से उसने कमाया होता है। उसने कमाया होता है, जैसे कि उसकी सेविंग बैंक की जो पासबुक है, उसमें आप हर क्वार्टर के एंड में देखेंगे तो आपको सेविंग बैंक का ब्याज दिख जाएगा। ये पूरे साल में हर बैंक 4 बार देती है। पहली बार 30 जून को, 30 सितंबर को, और 31 दिसंबर को, और 31 मार्च को। ये 4 बार आपको जो ब्याज है वो मिल जाएगा हर इंडिविजुअल की पासबुक में, अगर उसका वो सेविंग अकाउंट। ठीक हो गई बात। अब बात आती है FD और RD। FD मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिला वो भी वो इसमें टैक्सेबल है, या रिकरिंग डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट मिला वो भी यहाँ पर टैक्सेबल है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा रख रखा है, और पोस्ट ऑफिस में भी आपने अगर सेविंग बैंक में रखा है, तो वो पैसा भी टैक्सेबल है। और अगर आपने सेविंग बैंक के अलावा कोई डिपॉजिट में पैसा रखा है, वो भी पैसा टैक्सेबल है। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ पैसा लगा रखा है, जैसे कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, DCBs होते हैं। ठीक है, जिला सहकारी बैंक होता है। इसमें आपने कुछ पैसा रखा है और आपको कुछ पैसे पर ब्याज मिलता है, वो पैसा भी टैक्सेबल है। एक हमने आपको पहले भी बात बताई थी जब हम आपको फॉर्म 16 बता रहे थे, कि आपने इनकम टैक्स का रिफंड लिया, और रिफंड आपने मांगा था 600 रुपए, और आपको मिला 650 रुपए। तो 50 रुपए ज्यादा क्यों मिला? 50 रुपए ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी था। तो 600 रुपए जो आपको रिफंड मिला उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो पैसा भी टैक्सेबल है। और कहाँ पर टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं। अब हम इस टॉपिक को भी 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, आगे बताएंगे आपको। हमने कल आपको एक बात और बताई थी, फैमिली पेंशन। हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको, ठीक है, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट शायद नया है, बसित शायद नया है, ठीक है। तो बसित, मैंने ये बात आप कल आपको बताई थी, कल के सेशन में आप इसको LMS पर भी देखेंगे, बाकी के लोग जो लोग नए हो रिकॉर्डेड बैच में भी, वो कल का सेशन देखेंगे। हमने कल एक डाउट सेशन में एक बात डिस्कस करी थी, वो थी फैमिली पेंशन की। जिसमें हमने ये बताया था कि मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों PWD डिपार्टमेंट में है, दोनों को अपनी अपनी सैलरी मिल रही है। जो दोनों को अपनी अपनी सैलरी मिल रही है वो तो सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन मान लो हस्बैंड गुजर गए और वाइफ को उनकी अपनी पेंशन मिल रही है, और उसके साथ में अपने हस्बैंड की आधी पेंशन भी मिल रही है। तो जो उनके हस्बैंड की आधी पेंशन मिल रही है उसको बोलेंगे फैमिली पेंशन। उनकी खुद की पेंशन तो ITR 1 में टैक्सेबल होगी, लेकिन उनके पति की इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि पति तो गुजर गए हैं, अब गुजर जाने के बाद आप उनका ITR फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। तो वाइफ को ही पैसा मिलेगा, उनकी आधी पेंशन। वो पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगी? पेंशन फैमिली पेंशन में टैक्सेबल होगी। देखिए, अब उनकी जो खुद की पेंशन है, उनकी जो खुद की पेंशन है उसमें अगर आप रिबेट की बात करें तो 50,000 की रिबेट मिलती है। जो उनकी, उनको जो पूरी पूरी मिली होगी उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड रेशन मिलेगा। लेकिन जो उनके हस्बैंड की पेंशन है, मान लो उनके हस्बैंड को, उनके हस्बैंड की पेंशन इनको 3,60,000 रुपए मिली, तो जो मैक्सिमम रिबेट है वो बस 15,000।
15,000 रुपए है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव, मतलब 3,60,000 का 1/3 कितना होता है, 1,20,000। और भैया 1,20,000 और 15,000 में दोनों में से कम कौन होता है, कम होता है 15,000 रुपए। ठीक हो गई बात। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल पेंशन इनकम कितनी होगी, 3,45,000 रुपए। कैसे आया, 3,60,000 माइनस 15,000 रुपए। क्या आपको ये बात समझ में आई, मुझे बताइए। क्या आपको ये बात समझ में आई, मुझे बताइए। क्या आपको ये बात समझ में आई, मुझे बताइए। बोलिए, ये बात समझ में आ गई। चलिए, सभी लोगों को बात समझ में आ गई। सत्यम ने, जोएब ने, निवेता ने, कंचन ने, ठीक है, सभी लोगों ने बोल दिया। बशित को शायद नहीं समझ में आई, ये लग रहा है। ठीक है, उनका जवाब अभी तक नहीं आया मेरे पास। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते। ये बात हमने करी अभी अभी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के अलावा अब मान लो आप शेयर्स होल्ड करते हैं। मान लो आप शेयर होल्ड करते हैं। आपने शेयर को होल्ड कर रखा है, अभी बेचा नहीं है। अगर आप शेयर को बेच देते ना, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपके ऊपर टैक्स लग जाता। लेकिन अभी आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। जिस तरह से अगर आप बैंक में एफडी रखते हैं और एफडी पर ब्याज मिलता है, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं, उसी तरह से जब आप शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद लेते हैं, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। रिलायंस डिविडेंड देती है, इस समय सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी कोल इंडिया है, आपको डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद आता है एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम की कोई सीमा नहीं है, जितनी इनकम चाहें आप उतनी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण के लिए बता दें, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम का कोई कॉलम नहीं है। आप एलआईसी के एजेंट हैं, या आपने किसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस की कोई एजेंसी ले रखी है, आपको कमीशन मिलता है। कहीं पर कोई कॉलम नहीं है। कहाँ आएगा ये पैसा, ये पैसा आएगा अदर सोर्सेस में। यहाँ पर एनी अदर के नीचे आप बढ़ाते जाएंगे, कॉलम आएगा आपको, आप बढ़ाते जाएंगे और अपनी इनकम लिखते जाएंगे। मान लीजिए कोई और इनकम, जैसे कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, मतलब आप घोड़े की सवारी करते हैं, और आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपका घोड़ा जीत गया, ठीक है। आपका आपको घोड़े रखने का शौक था, और आपने क्या किया, आपने घुड़सवारी करी और आप जीत गए। रेसिंग में आपने भाग लिया, आप रेस जीत गए, F1 रेस आप जीत गए, आपकी कार जीत गई, तो आपको पैसा मिला। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, सत्यम जो है वो कौन बनेगा करोड़पति में गए, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिया। ठीक है, कि ये पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा। भाई ना तो ये बिजनेस है सत्यम का, ना ये हाउस प्रॉपर्टी है, ना ये सैलरी है, और ना ये कैपिटल गेन है। तो बचा क्या, बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ऊपर कोई कॉलम नहीं है, तो क्या होगा, एनी अदर के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सत्यम ने कौन बनेगा करोड़पति पति के सामने, मतलब अमिताभ बच्चन जी के सामने गए, और उन्होंने धुआंधार तरीके से सवालों का जवाब दिया, और 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिए वहां से। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात अलग है कि 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वो हो सकता है केबीसी वाले 30% काट के दें इनको पैसा, ठीक है, 70 लाख रुपए ही दें। ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए पूरा पूरा कहाँ टैक्सेबल होगा, ये एनी अदर इनकम में टैक्सेबल। ठीक हो गई बात। अगर और भी कोई पैसा मिला, तो वो भी पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ पैसा टैक्सेबल होगा, तो आप सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले आइए। ठीक हो गई बात। चलिए, अब आते हैं मजे की बात। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो बात ये थी वो बात ये थी कि मान लीजिए आपका पीपीएफ कट रहा है। मान लीजिए आपका पीपीएफ कट रहा है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, या आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ फंड काट रहा है। ठीक हो गई बात। 12-12% के हिसाब से मान लेते हैं। ये पैसा ये पैसा जो पैसा कट रहा है पीपीएफ का, ये पैसा आपको, जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट 80C में मिल जाती थी। ठीक है। तो जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें वो भी एग्जेम्प्ट होता था, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, बल्कि और डिडक्शन दिया जाता था। ठीक हो गई बात। इस पैसे में से जब आप इसकी मेच्योरिटी होती थी, मान लीजिए कि मैंने जो कल के एग्जाम्पल में आपको बताया था, उसने पूरा पैसा रखा और 2 करोड़ रुपए उसकी मेच्योरिटी हो गई। कब हुई, आफ्टर सुपर एनुएशन, मतलब कि जब उसका रिटायरमेंट हुआ, तब तब उसकी वो मेच्योरिटी हुई 2 करोड़ रुपए। तो हमने आपको कल भी बताया था कि ये जब मेच्योरिटी में पैसा मिलेगा, तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। हम आपको एग्जेम्प्ट इनकम में इसके बारे में आपको सिखाएंगे, हो सकता है आज ही बता दें आपको। ठीक हो गई बात। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि जो इंटरेस्ट मिलता था, ईपीएफ का इंटरेस्ट, आप मुझे अपने आप मुझे अपने लॉजिक से बताइए कि ईपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता था, क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट मिलता था,
क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, या वो इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, कल मैंने हिंट दिया था, ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन है ये। आप मुझे अपने हिंट से बताइए कि जो भी पैसा हमने प्रोविडेंट फंड पर, ईपीएफ पर हमें मिला, देखिए वो पैसा मिलता नहीं है, वो पैसा सिर्फ एक्रू हो जाता है आपके पीआरएएन नंबर पर, ठीक है, या यूएएन नंबर पर, ठीक है। वो पैसा वहां पर क्या होता है, वो वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो पैसा मिलता नहीं है। कौन करता है इसको, ईपीएफओ करता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक आती है, होती है, वो आपका पैसा रखती है और उस पर इंटरेस्ट लगाती जाती है। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। इस समय शायद 8.5 या 9% का रेट चल रहा है, आपका इंटरेस्ट लगता जाता है उसी के ऊपर। ठीक हो गई बात। जब आपने पैसा निकाला तो भी एग्जेम्प्ट, पैसा डाला तो भी एग्जेम्प्ट, और ब्याज मिला, मुझे मुझे बताइए ब्याज मिला तो उसका क्या होगा। देखिए अभी तक प्रोविजन ये था कि जो भी उसके ऊपर ब्याज मिलता था वो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती थी, वो हमारी क्या होती थी, एग्जेम्प्ट इनकम। ऐसा नहीं है कि उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो कहीं रिपोर्ट नहीं करना होता है, आईटीआर में रिपोर्ट तो करना होता था, एग्जेम्प्ट इनकम के कॉलम में आपको उसको रिपोर्ट करना होता था। ठीक हो गई बात। अभी हम आज के सेशन में ही, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है, किस तरह से टैक्स लगता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। इस बार असेसमेंट ईयर 23-24 से गवर्नमेंट की निगाह टेढ़ी हो गई इसके ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब ये ना चल बे, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ये ना चल बे, हमने हमने पूरी छूट दे दी। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, एक बात जो उन्होंने इस बार चेंज करी, कि जो न्यू रिजीम है असेसमेंट ईयर 24-25 से, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो न्यू रिजीम है उसका उसको उसमें से क्या कहा कि आपको अभी तक 5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपको छूट मिलती थी वो थोड़ी सी बढ़ा दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आपको 1 रुपए का डिडक्शन भी अलाउड नहीं होगा। मतलब जो 1.5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते थे, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, आप करिए, हम करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे छूट लेने मत आइए। क्या बोला, आप इन्वेस्टमेंट जितनी मनाए उतनी करिए, हमसे छूट लेने मत आइए। अब लोगों ने क्या कहा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई, लोगों ने कहा भाई मैं एलआईसी की पॉलिसी लेता हूँ, वो तो 15 साल के लिए लेता हूँ, एक दो साल के लिए तो लेता नहीं। अगर मान लो हाउसिंग लोन चल रहा है तो 15 साल के लिए चल रहा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर हमारा काटेगा ही काटेगा 12-12% का, ठीक है, 12% काटेगा, 12% जमा कराएगा, ये भी पैसा तो जाना ही जाना है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट मेरी हो ही रही थी, अब हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, ऐसा तो संभव नहीं है कि हम पॉलिसियां बंद करा दें सारी। ठीक हो गई बात। तो इन्वेस्टमेंट तो चलता रहेगा, बस 1.5 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला क्या लैकुना लगाया कि आपको अब इन्वेस्टमेंट करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि पहली छूट खत्म। दूसरा क्या बोला, अगर आपने इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्या बोला, अगर आपने इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा लगाया जो कि आपका एम्प्लॉयर काटता ही काटता है, उसका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर रहा है, एम्प्लॉयर की नहीं। हम अपने कल के एग्जाम्पल को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर रहा है, एम्प्लॉय पोर्शन, सिर्फ एम्प्लॉय पोर्शन, सिर्फ एम्प्लॉय पोर्शन, अगर वो मोर देन है, किससे, 2.5 लाख। क्या बोला, मोर देन 2.5 लाख से है, तो फिर तो फिर जितना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा का है, उस पर जो ब्याज आएगा वो ब्याज भी टैक्सेबल होगा। बताओ जरा, क्या बोला, कि जो इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, अब एक तो बन गया ये कि अप टू 2.5 लाख, और दूसरा बन गया, ठीक है, अबव अबव 2.5 लाख, अबव 2.5 लाख। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। मुझे बताइए, अबव 2.5 लाख, अब मान लो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी चलिए हम आपको भी प्रोविजन बता देते हैं, एग्जाम्पल बात में। तो प्रोविजन क्या बताया, प्रोविजन ये बोला कि ईपीएफ का जो इंटरेस्ट है भैया, वो भी वो भी अब टैक्सेबल है, लेकिन पहले 2.5 लाख तक कमाया गया ब्याज टैक्सेबल नहीं है, और 2.5 लाख के ऊपर कमाया गया ब्याज टैक्सेबल। ठीक हो गई बात। मुझे ये बताइए क्या ये प्रोविजन आपको समझ में आया, मुझे बताइए क्या ये प्रोविजन समझ में आया। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू, चलिए, अब हम लोग अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू। जो मेरा पीएफ का इंटरेस्ट है,
पीएफ का इंटरेस्ट, मान लीजिए कि मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं पहले, तभी आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें जो एम्प्लॉय का पोर्शन है, जो एम्प्लॉय का पोर्शन है वो है 3 लाख, और जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है वो भी है 3 लाख, वो भी है 3 लाख। दोनों का जो पोर्शन है वो है 3-3 लाख। तो कौन से वाले पोर्शन की हम आज चर्चा करेंगे? हम आज चर्चा करेंगे सिर्फ एम्प्लॉय वाले पोर्शन की। एम्प्लॉयर वाला जो पोर्शन है वो अभी भी टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर वाला जो अभी भी पोर्शन है वो भी टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड इनकम में काउंट आता है। ठीक है, और एम्प्लॉय पोर्शन का जो पहले 2.5 लाख का ब्याज है वो अभी भी एग्जेम्प्टेड है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक होगी बात? चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 8% का ब्याज है, 8% का ब्याज है, तो 24,000 रुपए ये इंटरेस्ट हमारा टोटल आता है, टोटल इंटरेस्ट है। ठीक हो गई बात? अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा तो ये है कि पहले 2.5 लाख तक कितना ब्याज है, और दूसरा दूसरा ये है, दूसरा ये है, दूसरा क्या है, दूसरा है अबव 2.5 लाख। तो अप टू 2.5 लाख की अगर हम बात करें तो कितना ब्याज आएगा? 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 8% कर लीजिए, ये कितना आएगा? ये आएगा 20,000। और अबव 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 2.5 लाख का मतलब ये हो गया कि 50,000 रुपए। 50,000 ही ज्यादा है 3 लाख में, ठीक है, इंटू 8%, तो ये हो गया 4,000 रुपए। मुझे जरा आप आंसर करिए कि 4,000 रुपए टैक्सेबल है या 20,000 रुपए टैक्सेबल है? मुझे जरा आप लॉजिक से अपने आंसर करिए। लॉजिक की आपको प्रोविजन भी बता दिया है। मुझे ये बताइए, ये 4,000 टैक्सेबल है या ये 20,000 टैक्सेबल? ये 4,000 टैक्सेबल है या ये 20,000 टैक्सेबल है? ठीक हो गई बात? मुझे जरा आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रोविजन समझ में आ गया है। मुझे जरा फटाफट आंसर करिए, क्या आपको प्रोविजन समझ में आ गया है? सत्यम का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। सत्यम का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब। बाकी के लोग भी जरा आंसर करें। जोएब का जवाब आ गया है, बिल्कुल ठीक जवाब है। जोएब का जवाब आ गया है, बिल्कुल ठीक जवाब है। और आंसर करें, बाकी के लोग भी आंसर करें। बसित का जवाब आ गया है, बिल्कुल ठीक जवाब है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंचन बच गई है, आप भी जरा आंसर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको भी कुछ समझ आया है। ठीक है, कंचन बच गई है, आप भी आंसर कर दीजिए मुझे, ताकि पता चले आपको बात समझ में आ गई। ठीक हो गई बात? चलिए, चलिए, आपको आपको शायद नहीं समझ में आया अभी, आपका कोई कोई जवाब नहीं आया मुझे, मैं समझता हूँ अभी आप, तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये पैसा क्या हो गया, ये जो इंटरेस्ट था टैक्सेबल था। अब मान लो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी थी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, और 4,000 कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 6,04,000। टोटल कितनी हो गई? 6,04,000 हो गई। ठीक हो गई बात? मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? ये पैसा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और एग्जेम्प्ट इनकम कितनी होगी? अब मजे की बात, एग्जेम्प्ट इनकम बताइए कितनी होगी? एग्जेम्प्ट इनकम का आंसर करिए, मुझे ये बताइए कि एग्जेम्प्ट इनकम कितनी होगी आपकी? एग्जेम्प्ट इनकम कितनी होगी? नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एग्जेम्प्ट इनकम की चर्चा करेंगे, या अगर आज नहीं कर पाए तो कल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जरा मुझे लॉजिक से आंसर कीजिए कि एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है आपकी इस हमारे इस एग्जाम्पल में। जरा फटाफट चैट बॉक्स में सभी लोग आ जाएं और जरा आंसर करें कि एग्जेम्प्टेड इनकम हमारी कितनी है, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, फटाफट मुझे आंसर करिए सभी लोग। बशित, कंचन, निवेता, सत्यम, जुएब, आंसर करिए, एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है हमारी? एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब वो ब्याज जो कि छूट प्राप्त है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वो ब्याज जो कि छूट प्राप्त है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको सामने, इस बार मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, लग रहा है सब लोग कंफ्यूज हैं। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन है, हाँ ऑप्शन सुन लो सत्यम, हो सकता है आंसर गलत हो आपका, ऑप्शन सुन लो। ठीक है, ऑप्शन वन 4,000 रुपए, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू 20,000 रुपए, या ऑप्शन थ्री, मजे की बात है यहाँ, या ऑप्शन थ्री कितना है ये?
44,000, 44,000। या ऑप्शन ऑप्शन फोर, ये भी सुन लो, ऑप्शन फोर, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही है, मजा आएगा इस खेल में। जरा आप मुझे बताइए, ऑप्शन बस लिखिए, 3 2 1 2 3 4, बस इतना लिखिए, ठीक है। फटाफट सभी लोग आंसर करें। सत्यम ने बोला लास्ट वाला, मतलब नन ऑफ दी अबव। ओहो, बाकी के लोग भी बताएं, बाकी की जनता जनार्दन क्या चाह रही है, बताइए, बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है। ये सही है, चलो सत्यम तुम्हारा हो गया, बाकी के लोग भाई आ जाएं, सभी लोग मैदानी जंग में उतरे। कंचन, बसित, सत्यम, निवेदिता, मैदान में आइए, गलत दीजिए जवाब, कोई बात नहीं, अरे चार में से एक तो होगा ही होगा, एक एक देगा, दूसरा वाला दूसरा देगा, तीसरा वाला तीसरा देगा, कोई बात। बाउंसर गया, बाउंसर गया, बहुत बढ़िया। ये जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा। बाउंसर गया, पता नहीं क्या समझा गया आप, मुझे तो लग रहा है मैं बायोलॉजी की क्लास में आ गया हूँ या केमिस्ट्री की क्लास में आ गया हूँ। बहुत बढ़िया, ये अगर गया ना तो अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी के लोग बताएं भाई, जोएब भाई फटाफट आंसर करो, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया, ठीक है। हरी मानो, हरी मानो, ये गलत बात है, कुछ ना बोलना तो बहुत दुखदाई है, ठीक है। बताओ भाई जोएब, बोलो। कंचन भाई कुछ तो बोलो, क्या हो गया, कंचन तक तो आवाज ही नहीं पहुंच रही, आज कंचन का एक भी आंसर नहीं आया, आवाज ही नहीं पहुंच रही लग रहा है मेरी। बताओ भाई, एग्जेम्प्टेड इनकम बताओ कितनी हो गई, अरे दादा, बताओ भैया। चलो, अब लग रहा है किसी का जवाब नहीं आने वाला है, सब लोगों ने कहा है कि मैं तो केमिस्ट्री की क्लास में आ गया हूं, है ना, मेरे को तो। जोएब ने बोला 20,000 है, चलो अब बताते हैं प्रोविजन। देखो, जो एम्प्लॉय पोर्शन है ना, जो एम्प्लॉय पोर्शन है ना, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, बड़ा छोटा हो गया है। देखो एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्टेड इनकम सबसे पहली है एम्प्लॉय पोर्शन की, एम्प्लॉय पोर्शन की, एम्प्लॉय पोर्शन की, अप टू 2.5 लाख का 8%, ये आया कितना, 20,000 रुपए। लेकिन जो एम्प्लॉयर पोर्शन है, एम्प्लॉयर पोर्शन है, भाई इन्वेस्टमेंट तो 6 लाख का है ना, इन्वेस्टमेंट तो 6 लाख का है ना, तो उसका जो 3 लाख है वो तो पूरा ही एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो 3 लाख का 8% कितना हुआ, 24,000। अब जोड़ दो, 24,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 44। ये पूरा पैसा एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का पूरा पूरा पोर्शन एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय का अप टू 2.5 लाख तक का पोर्शन एग्जेम्प्ट है। तो इनमें दोनों में जो ब्याज हमने कमाया, जो ब्याज हमने कमाया, वो पूरा पूरा ब्याज क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। ये बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अभी हम जब कल के सेशन में एग्जेम्प्टेड इनकम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गई बात। मुझे ये बताओ अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थ्री आया ना, ये तो बड़ी नई बात बता दी सर ने, अरे हमें तो लगा था 4 या 20,000 या नन ऑफ दी अबव होगा, 44,000 तो नहीं होगा, लेकिन ये कैसे आ गया आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं, कैसे ये 44,000 आ गया आंसर, बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। बोलो भैया हाँ या ना में बोलो, सेशन ओवर होने वाला है। बात समझ में आ गई सत्यम, चलो बात क्लियर हो गई सभी लोगों को, बसित को भी क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या जोएब को नहीं हुई, है भी लग रहा है क्लियर, कंचन को भी अभी नहीं हुई है क्लियर, ठीक है। तो दो लोगों को, जनता जनार्दन 50-50 चल रहे हैं क्या, हाँ लग रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था, तो तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा बोला था तुमने, 20,000 पे बोला था, चलो कोई बात नहीं। अब जो लग रहा था तो वही बोल देते, ठीक है, पर जो लग रहा था वो बोल देते, लेकिन अब तो मौका चला गया, ठीक हो गई बात। चलो, लॉजिक है, देखो प्रॉपर लॉजिक है आंसर के पीछे, और एक्ट भी यही कहता है, जो एक्ट कहता है आप एक बार प्रोविजन पढ़ लीजिए, और प्रोविजन के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो कहता है वो, उसके हिसाब से चलिए। पहले क्या होता था, ये पूरा पूरा 48,000 एग्जेम्प्ट होता था, इसमें 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब एक थोड़े से पोर्शन पर इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है।